कनाडा में खालिस्तानी समर्थक जगमीत सिंह जिम्मी, जो कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का लीडर था, उसको इतनी बुरी हार मिली है कि वो अपनी नेशनल पार्टी का स्टेटस भी गंवा चुका है। सवाल यहाँ पर ये उठता है सबसे पहले कि कनाडा में खालिस्तानियों को इतना समर्थन मिलता क्यों है, और दूसरा जगमीत सिंह जिम्मी की हार का क्या कारण हो सकता है, और क्या आने वाले समय में जो कनाडा में हाल ही में नई सरकार आई है, क्या ये खालिस्तानी एजेंडा को आगे बढ़ाएगी या नहीं। आज के इस वीडियो पे इसी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। आपको जो चीज़ सबसे पहले समझनी है वो ये है कि कनाडा के अगर आप इतिहास को गौर से ऑब्ज़र्व करते हो तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1770 के दशक से 1770 से कनाडा का इतिहास रहा है कि जितने भी क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, जितने भी इस प्रकार के लोग जिन्होंने दूसरे देशों में कुछ इल्लीगल गतिविधियां की होती हैं, उनको असाइलम देने का कार्य कनाडा तब से करता आया है। 1770 से 1770 के दशक की अगर मैं आपको बात बताऊं, और अगर आप कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री की किताबें पढ़ें तो उसमें ये बात स्पष्ट दिखती है कि किस प्रकार से कनाडा के उस समय के राजनेता, जो बगल में देश अमेरिका में जहाँ पर अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था, उस अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद जितने भी क्रिमिनल एलिमेंट्स अमेरिका में अनवांटेड थे, किस तरीके से उन्होंने बॉर्डर पार करके साउथ ओंटारियो में अपने आप को वहाँ पर स्थापित किया, और कैसे 1770 से लेकर 1820 तक अगले लगभग 40 से 50 साल कनाडा की सरकारों ने उन्हीं क्रिमिनल एलिमेंट्स को साउथ ओंटारियो में स्थापित होकर नागरिकता देकर उनको वहाँ पर परमानेंटली इस्टेब्लिश किया। ये इतिहास का पॉइंट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समझाता है कि कनाडा का रवैया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है क्या, और कनाडा किस आइडेंटिटी को लेकर आज की डेट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विश्व का प्लेयर बन के घूमता है। विश्व युद्ध 1 और 2 के दौरान जब बहुत सारे सिख जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के उस समय पार्ट हुआ करते थे, जब वो ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटारियो और बाकी टेरिटरीज़ के थ्रू होते हुए जा रहे थे, तो उस समय उन्होंने कनाडा के अंदर फर्टाइल लैंड्स को देखा। इस फर्टाइल लैंड को देखकर उनको ये लगा कि यहाँ पर खेती बाड़ी की जा सकती है। बहुत सारे उस समय जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर काम करने वाले सिख सेनानी थे, उन्होंने आर्मी से रेजिग्नेशन देकर रिटायर होकर कनाडा में फार्म्स खोले, और 1920-30 1920-30 से लेकर 1970s तक के अगर हम इतिहास को देखें तो एक पंजाबी कम्युनिटी, एक सिख कम्युनिटी बहुत भारी मात्रा में कनाडा में मॉडर्न टाइम्स में रिजाइड होना चालू हुई। लेकिन दिक्कत ये थी कि एक जगह पर जब ये कम्युनिटी भारत के सिखों की वहाँ जाकर रिजाइड कर रही थी, उसी दौरान भारत का जब आज़ादी होता है 1950 में, उस आज़ादी के बाद भारत के साथ कनाडा के संपर्क बनते हैं। इन संपर्कों के तहत कनाडा भारत को न्यूक्लियर लेवल पर मदद करता है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप कनाडा को विश्व तौर पर देखें तो कनाडा के पास सेकंड लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व्स हैं वर्ल्ड के, और इस कॉन्टेक्स्ट में कनाडा ने 1950 से 1950 से भारत के साथ इस प्रकार के संबंध रखे कि उन्होंने भारत को बेसिकली कैनेडियन यूरेनियम और रिएक्टर्स का सपोर्ट दिया। लेकिन 1974 में जब भारत ने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसको हम पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहते हैं, उसके बाद उस समय की जो कनाडा की सरकार थी, जो उस समय लीड कर रहा था, उस व्यक्ति का नाम था पियर ट्रूडो, डस्टबिन ट्रूडो का पिता। उस व्यक्ति ने बेसिकली भारत के साथ संबंध खराब करे, संबंध और नाते तोड़े, और फिर उसने शुरुआत करी कि भारत के खिलाफ कोई ऐसी फॉल्ट लाइन ढूंढने की जिस फॉल्ट लाइन का प्रयोग करके कनाडा भारत में इंटरफेरेंस कर पाए। और ये फॉल्ट लाइन निकली 1970 के दशक में खालिस्तान की फॉल्ट लाइन। अब ये खालिस्तान की फॉल्ट लाइन कैसे निकली? 1970 का जो दशक था, उस समय पंजाब का जो भारत में राज्य था वो कुछ समस्याओं से जूझ रहा था। सबसे पहली समस्या थी ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। हरित क्रांति को कांग्रेस पार्टी जानबूझकर पंजाब में लेकर आई थी, जिसके तहत वो अकाली दल का होल्ड पंजाब में तोड़ना चाहती थी। इस हरित क्रांति के तहत वो पंजाब के किसान वोट बैंक में एक सेंध लगाना चाहती थी, लेकिन वो इस कार्य में नाकाम रही, और इसका खमियाजा ये हुआ कि पंजाब में इनकम इनइक्वालिटी बढ़ी। मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो इस टॉपिक को लेके बनाया हुआ है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। यदि आपने वो हरित क्रांति का वीडियो ना देखा हो और हरित क्रांति ने किस तरीके से खालिस्तान के मूवमेंट को जन्म दिया, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दूसरी चीज़, एक जगह पर हरित क्रांति इनकम इनइक्वालिटी थी,
तो दूसरी जगह पर पंजाब में 1970 के दशक में मॉरल डिग्रेडेशन हो रहा था। मॉरल डिग्रेडेशन इस कारण से हो रहा था क्योंकि हरित क्रांति के आने के बाद कुछ चुनिंदा वर्गों के पास पैसा आ गया, और जैसे ही चुनिंदा वर्गों के पास पैसा आया, एक धार्मिक सोसाइटी जो पंजाब हुआ करती थी, उस धार्मिक सोसाइटी में लोगों ने अपने धर्म के खिलाफ, धर्म के विपरीत जाकर, वो चाहे शराब का सेवन हो, इलीगल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो, इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम देते हुए पूरी की पूरी सोसाइटी को नाश कर दिया था। इस कॉन्टेक्स्ट में 1970 के अंत में, 1970s के एंड में अगर हम देखें, खास करके अर्ली 1980s 1978-79 के टाइम पे, तो जर्नैल सिंह भिंद्रावाला जो था, उस व्यक्ति ने बेसिकली पंजाब की इस इनकम इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम को और मॉरल डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को एड्रेस करने की एक मुहिम बनाई। लेकिन जैसे ही जर्नैल सिंह भिंद्रावाला को एक पॉपुलैरिटी मिली, क्योंकि जिस प्रकार से जर्नैल सिंह भिंद्रावाला की मैसेजिंग सोसाइटी में चल रही थी, जिस प्रकार से जर्नैल सिंह भिंद्रावाला का कनेक्ट आम नागरिकों के साथ पंजाब में बन रहा था, उस समय कांग्रेस पार्टी ने दोबारा इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जर्नैल सिंह भिंद्रावाला का प्रयोग करके अकाली दल को काउंटर करने की कोशिश करी। और ये कॉन्सिक्वेंसेस का ये निकला कि इस गंदी राजनीति का अंत हुआ 1984 में, जिसमें हम देखते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार। जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, उसमें जब सिखों के ऊपर अत्याचार किया गया, उस अत्याचार के बाद एक भारी मात्रा में पंजाब से लोग असाइलम सीख करने के लिए फिर से कनाडा गए। और जब ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी की हत्या हुई, और उसके बाद जब सिखों के ऊपर एक जेनोसाइड हुआ, उस व्यक्ति के द्वारा, जिस व्यक्ति का पुत्र आज की डेट में खड़े होकर बातें करता है हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, तब जाकर सिख जेनोसाइड के बाद एक और वेव बहुत बड़ी मात्रा में कनाडा गई। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये कनाडा में वेव्स ऑफ लोग जा रहे थे, कनाडा की सरकार उस समय इन लोगों को बिना इनके बैकग्राउंड को चेक करे, बिना देखे कि ये कौन है, वो चाहे समर्थक थे या नहीं थे, वो चाहे वायलेंट थे या नहीं थे, उनको बुलावा दे दे के ठहरा रही थी। 1970 और 1980 के दशक में जिस भारी मात्रा में सिखों की संख्या कनाडा में बढ़ी, ये कहना गलत नहीं होगा कि 1990 के दशक में यही एक मात्रा इस प्रकार से मैनिफेस्ट हुई कि ये जितने भी सिख थे वहाँ पर एक डोमेस्टिक लेवल पर पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गए। और जैसे ही इन लोगों ने एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई, इन लोगों ने कुछ बड़े बड़े प्रकार के ट्रांसनेशनल संगठन बनाए, जैसे कि वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन, कनाडा सिख ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कनाडा। इन प्रकार के संगठनों में जब ये सारे सिख वहाँ जाकर जुड़ने लगे, तो सबसे पहले 1990 के दशक में इनकी मुहिम थी कि कनाडा में बैठकर उन सिखों के ऊपर हुए हुए अत्याचारों को भूलना नहीं है, भुलाना नहीं है। जिन लोगों ने सिखों के ऊपर जेनोसाइड किया, उनको माफ़ नहीं करना है। और जब ये मुहिम वहाँ पर चल रही थी, ये जो ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे थे, इसका कल्मिनेशन यानी कि एंड पॉइंट होता है 2007 में, जब एक संगठन बनता है जिसका नाम था वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिख जस्टिस। और जब ये बनी ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन के बाद एक चीज़ तो तय हो गई कि जितने भी सिख थे, इन्होंने कनाडा जाकर पहली बात तो उस चीज़ को भूला नहीं। दूसरी बात ये थी कि 1990 के दशक में 1995 में जब चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह का असैसिनेशन हुआ, उस असैसिनेशन के बाद जब खालिस्तान की पूरी ये मुहिम, मात्रा वायलेंस पंजाब में घटने लगी, तो लोगों को समझ आया कि पंजाब में वायलेंस तो ख़त्म हो गया, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। और अगर अपॉर्चुनिटी काम करने की नहीं है तो फिर हम क्या करें। इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान ने उस समय इस खालिस्तान की वायलेंस वाली सप्रेशन की जो मूवमेंट को ख़त्म हुआ था, भारत की सरकार ने ख़त्म किया था, उसको रिवाइव करने के लिए एक खालिस्तान 2.0 शुरू किया। और 1995-96 से उन्होंने पूरे पंजाब में ड्रग प्रॉब्लम स्टार्ट कर दी। क्रॉस बॉर्डर था, बॉर्डर के पार उन्होंने ड्रग्स भेजने शुरू कर दिए। वोलेटाइल सा बॉर्डर था, वल्नरेबल सा बॉर्डर था, और उस बॉर्डर के थ्रू इलीगल लेवल पर ड्रग ट्रैफिकिंग चालू हुई। जब 2000 का दशक आया तो लोगों को ये समझ आया उस समय कि बहुत सारे यूथ पंजाब के इस ड्रग प्रॉब्लम में वायलेंस के बाद ग्रिप कर चुके हैं। और जैसे ही उन लोगों को ये समझ आया कि ये वायलेंस के बाद ड्रग प्रॉब्लम में लोग जुड़ चुके हैं, ड्रग से अगर मुक्ति पानी है तो बंदे को बाहर भेजना है। उस समय 2000 के डेकेड में फिर से एक रश चालू हुआ पंजाब में कि हम अपने लोगों को कनाडा भेजेंगे। पर उस समय तक चीज़ें बदल चुकी थी, क्योंकि 2000 का जो डेकेड था वो 1970s और 80s का डेकेड नहीं था। अब जब लोग कनाडा जाने लगे तो जाहिर सी बात है कि उनके पास कोई स्किल नहीं था, और स्किल ना होने के तहत उनको कनाडा में एंट्री मुश्किल मिलती थी। तो यहाँ पर कनाडा की सरकार की सहमति के तहत कुछ उन्होंने इलीगल गैंग्स का समर्थन किया, और उन इलीगल गैंग्स ने 2000 के डेकेड में भारत के पंजाब से, भारत के हरियाणा से, इन राज्यों से लोगों को इलीगली कनाडा भेजना चालू किया।
कनाडा में अर्शदल्ला गैंग, रिंडा गैंग, इस प्रकार की बड़ी बड़ी गैंग्स जो हैं वो नर्चर हुई, इस्टेब्लिश हुई। और जब ये गैंग्स वहाँ पर नर्चर इस्टेब्लिश हुई, इन लोगों ने इलीगल माइग्रेशन का काम चालू किया। इन लोगों को आईएसआई ने भी प्रयोग करके पूरे पंजाब के गांव-गांव तक ड्रग्स पहुंचाने का काम भी शुरू किया। तो एक जगह पर क्रिमिनल गैंग्स जो इलीगल माइग्रेशन कर रही हैं, एक जगह पर क्रिमिनल गैंग्स जो ड्रग ट्रैफिकिंग कर रही हैं। ये सब जब चल ही रहा था तो उस समय कनाडा की जो लिबरल पार्टी थी, जिसका बेसिकली लीडर हाल ही में रिज़ाइन किया था लास्ट ईयर, जिसका नाम था डस्टबिन ट्रूडो, उस व्यक्ति ने बेसिकली एक बड़ा महत्वपूर्ण काम किया था कि उस लिबरल पार्टी के लोगों ने पंजाब की इस फॉल्ट लाइन को और एक्सप्लॉइट करने के लिए उन्होंने पंजाब में वायलेंट म्यूज़िक इंडस्ट्री स्टार्ट करी। 2011-12 से 2011-12 से हम इस चीज़ को देखते हैं कि पंजाब के अंदर अलग अलग प्रकार की आर्टिस्टिक सोसाइटीज़ के तहत कुछ सिंगर्स को नर्चर किया गया। उन सिंगर्स को नर्चर करने के बाद उनके थ्रू वायलेंट म्यूज़िक को प्रमोट किया गया। हमने भी पंजाबी म्यूज़िक सुना है। हम भी जब छोटे थे, मैं भी जब छोटा था, पंजाबी गाने सुनता था। उस टाइम पंजाबी गानों में एक लहजा होता था। आज पंजाबी गानों में सिर्फ वल्गर बातें, सिर्फ आज की डेट में इस प्रकार से बातें कि ड्रग्स का प्रमोशन, बंदूकों का प्रमोशन, वायलेंस का प्रमोशन। ये एक कॉन्सर्टेड कैंपेन कनाडा की तरफ से चलाया गया, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया बढ़ रहा था। सोशल मीडिया के तहत इन लोगों को ये पता चल गया कि भाई पंजाब के लोग वैसे भी बेचारे परेशान हैं, क्योंकि ड्रग्स में बिजी हैं या वायलेंस से दुरुस्त हैं। इन दोनों लोगों को अगर आज की डेट में और रेडिकलाइज करना है तो इनको सोशल मीडिया के तहत ये प्रकार के गानों से रेडिकलाइज किया जाए। और इन गानों के तहत, इन गानों के समर्थनों के तहत आप देखिए कि पंजाब में एक वायलेंट म्यूज़िक इंडस्ट्री पूरी की पूरी आज की डेट में क्रिएट हो गई। आप आज की डेट में हाथ पे गिन के बता सकते हैं कि ये 2 या 3 पंजाबी सिंगर्स हैं जिनके गानों में आज भी एक लहजा है, जिनके गानों में आज भी एक टेस्ट है। लेकिन आप अनेक पंजाबी सिंगर्स को देख लीजिए जिनके गानों में सिर्फ अश्लील बातें, अश्लीलता, वायलेंस और इस प्रकार की घिनौनी चीज़ों के बारे में चर्चा है। एक पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री को भोजपुरी म्यूज़िक से भी गया गुजरा बना दिया है। ये चीज़ को समझने की आपको आवश्यकता है। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए कि यहाँ पर जब ये चीज़ें चल रही थी और इनको क्योंकि कनाडा में बैठे हुए लोगों का समर्थन मिल रहा था, ये समर्थन इवेंचुअली यहाँ पर आगे फाइनली ख़त्म नहीं होता। क्योंकि ये समर्थन आगे इसलिए बढ़ता है क्योंकि जब कनाडा में अभी ये हाल ही में लिबरल पार्टी की सरकार पिछली बार जब आई थी, तो उस सरकार को समर्थन देने के लिए न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का लीडर जगमीत सिंह जिम्मी जो था वो भी टूट पड़ा। अब जगमीत सिंह जिम्मी के पास वो पंजाबी पॉपुलेशन का एक कंट्रोल था, जबकि पंजाबी पॉपुलेशन जो कनाडा में है वो एकजुट होकर किसी एक पार्टी को वोट नहीं करती है। वो लिबरल्स को भी वोट करते हैं, कंजर्वेटिव्स को भी वोट करते हैं और वो एनडीपी को भी वोट करते हैं, जगमीत सिंह वाली। लेकिन जगमीत सिंह वाली पार्टी को समर्थन ज़्यादा मिला। समर्थन ज़्यादा इसलिए मिला क्योंकि जगमीत सिंह का खुद का भी एटीट्यूड वैसा था कि वो आज की डेट में जर्नैल सिंह भिंद्रावाला के फेवर में जो रैलियां होती थी वहाँ जाता था। इसके बाद उसने इंदिरा गांधी के खिलाफ नारे लगाने वाले कामों में भी समर्थन दिया। खालिस्तान के मूवमेंट को जितना बढ़ावा देना था उस मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए भी समर्थन किया। इस प्रकार से जगमीत सिंह जिम्मी के आसपास कुछ आज से 3 से 4 साल पहले एक बहुत बढ़िया अट्रैक्शन बन गई। और दूसरी बात यह है कि कनाडा में जितने ये इलीगल गैंग्स थे, ये गैंग्स जिनमें से मेजॉरिटी गैंग्स अब क्योंकि कनाडा के गुरुद्वारों से चल रहे थे, तो ये गुरुद्वारा गैंग नेक्सस जो था ये जगमीत सिंह जिम्मी के लीडरशिप के साथ जुड़ गया था। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि इस पूरे सोशल मीडिया बेस्ड रेडिकलाइजेशन के जो पिछले 2 से 3 साल चला, उस 2 से 3 साल के टाइम में भारत की सरकार की तरफ से जो नीति रही कि उन्होंने इन खालिस्तानियों को आउटराइटली रिजेक्ट किया, इन खालिस्तानियों को आउटराइटली पॉइंट आउट करके इनको बेइज्जत किया और बताया कि किस प्रकार से दूसरे देश में बैठकर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, कैसे दूसरे देश में बैठकर डेमोक्रेटिक राइट के नाम पर ये देश तोड़ने की बातें करते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में जो कनाडा के लोग जितने भी उस समय कुछ समय के लिए बहका कर ये लोग जो जगमीत सिंह जिम्मी जैसे व्यक्ति का समर्थन कर रहे थे, उनको समझ आया कि ये व्यक्ति का समर्थन करते करते जो हमारे कोर इश्यूज़ हैं कनाडा के, कि कनाडा में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, कनाडा में नौकरियां नहीं है, वहाँ ट्रंप जैसा नमूना खड़ा होकर कनाडा को आए गए दिन गलिया रहा है, कह रहा है तुम हमारे 51st स्टेट हो, तुम गवर्नर ट्रूडो हो, तुम ये हो। एक देश की सोवरेनिटी के ऊपर एक ये असॉल्ट है। आज की डेट में आप सोच के देखिए कि कल को अगर 2% का पाकिस्तान खड़े होकर भारत को ये बोले कि भाई हमारा पूरा जो भारत है इसके ऊपर कब्जा हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर इसने इस प्रकार की कोई गतिविधि का कभी अंजाम भी दिया तो हमारे लोग ही बॉर्डर पार करके इनको पकड़ के इनको पेल देंगे वहाँ पर। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि जब ये लोगों के ऊपर इस प्रकार की आर्थिक संकट,
कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, नौकरियां नहीं है, फॉलोड बाय दैट कि सोवरेनिटी पे जो असॉल्ट ट्रंप जैसा नमूना कर रहा था कि किस प्रकार से वो कहता है कि भाई हमें इस देश के सोवरेनिटी को लेके कोई भी वो नहीं है, ट्रंप कह रहा है कि भाई 51st स्टेट एटसेट्रा। तो ये चीज़ों से इवेंचुअली जो मोबिलाइजेशन हुआ उसमें लोगों को समझ आ गया कि भाई ये खालिस्तानी जैसे जो नमूने हैं, जगमीत सिंह जिम्मी जैसे, जिनको सिर्फ अपनी राजनीति करने के लिए हमारे इश्यूज़ को कोई हाईलाइट नहीं करना है, लोगों ने उस जैसे व्यक्ति का दामन छोड़ा, साथ छोड़ा, समर्थन करना बंद किया। इस रीज़न से आज की डेट में ये जगमीत सिंह जिम्मी जैसा व्यक्ति, इसका ये हाल है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद इसके आंखों से आंसू आ गए। इस जैसे व्यक्ति के साथ इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि जब आप इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं तो वो ऊपर वाला आपको देख रहा है और वो सज़ा देता है, और सब कुछ यहीं भुगत के जाओगे, ऊपर लेके कुछ नहीं जाओगे। जगमीत सिंह जिम्मी के साथ आज वो हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो जगमीत सिंह जिम्मी के साथ हुआ, पर क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि कनाडा की सरकार आने वाले समय में इस प्रकार के खालिस्तानियों का समर्थन नहीं करेगी? मुश्किल है। वो मुश्किल इसलिए है क्योंकि मैंने आपको इतिहास बताया, मैंने आपको बताया कि 1770 से इस देश की आइडेंटिटी ऐसी है कि ये सिर्फ क्रिमिनल एलिमेंट्स को पनाह देता है। इसीलिए आज की डेट में जितना नमूना, निखद और अनपढ़ व्यक्ति है वो जाके कनाडा में पढ़ाई करके या वहाँ जाकर सबवे में नौकरी करके या पेट्रोल पंप पे पहिए धोने का काम करता है, क्योंकि सबको अब आज ये पता है कि उस देश का कोई आने वाले समय में भविष्य नहीं है। इस रीज़न से ये आस रखना और उम्मीद रखना कि कनाडा की सरकार में आने वाले समय में कोई बदलाव आएगा मुश्किल है। ये ज़रूर होगा कि कनाडा की नई सरकार अब भारत से एक नए तरीके से रिश्ते साधने की कोशिश ज़रूर करेगी, पर यह उम्मीद करना कि ये खालिस्तान की फॉल्ट लाइन को छोड़ देंगे और उस फॉल्ट लाइन का दोबारा प्रयोग नहीं करेंगे, कठिन है। आई होप कि इस एनालिसिस के बाद आपको ये चीज़ और पिक्चर पूरी अब क्लियर हो गई कि खालिस्तानियों का समर्थन कनाडा जैसा नापाक देश करता क्यों है। धन्यवाद।